हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th यूनिट 7 चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम आप लोगों को पढ़ाएंगे आज सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल और क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल। इसके पहले हम बता दें ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे सीबीएसई चाहे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हो चाहे नीट के लिए हो। इससे सवाल बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, लर्निंग भी है, कंसेप्चुअल भी है। बहुत सारे टॉपिक हैं जैसे रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, डीएनए पैकेजिंग है। बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है और लर्निंग वाली चीज़ें भी हैं, साइंटिस्ट लर्निंग, ईयर लर्निंग, ऐसे चीज़ों को लर्निंग के लिए बहुत ही जो है लर्निंग करने वाली चीज़ें हैं। तो आज का हम शुरू करते हैं टू सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो आज हम शुरू करते हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले समझे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल जो पेरेंट्स के कैरेक्टर को आप स्प्रिंग में ले जाए। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को प्रूव करने के लिए जेनेटिक मटेरियल क्या है, इसके पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, जिसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। बहुत आराम से बहुत रोज चीज़ों को समझेंगे और याद भी करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया था गिवन बाय ग्रिफिथ। ग्रिफिथ साहब ने एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को दिया था इन 1922। 1922 में ग्रिफिथ साहब ने इनको दिया था और एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इसी को हम न्यूमोकोकस भी कहते हैं। न्यूमोकोकस सबसे पहले क्या किया, इस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को कल्चर कराया। ये बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को कल्चर कराया। कल्चर कराने पे देखा कि प्लेट में जो दो प्रकार की कॉलोनी बनी। एक कॉलोनी बनी स्मूथ शाइनी कॉलोनी, एक रफ कॉलोनी। स्मूथ शाइनी कॉलोनी और रफ कॉलोनी। स्मूथ शाइनी कॉलोनी वाले बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया कहा गया और जो रफ कॉलोनी बनाई थी उसे आर स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया कहा गया। एस फॉर एस जो इंडिकेट कर रहा है वो स्मूथ को और जो आर इंडिकेट कर रहा है वो रफ को। अभी इस एस स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया के बारे में समझेंगे। एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सुलेटेड होती हैं। दूसरा, इनके ऊपर म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कोट होती है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोट। यही म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोट पैथोजेनिक नेचर या डिजीज कॉज करने में मदद करती है। पैथोजेनिक नेचर, इसी म्यूकोपॉलीसैकेराइड कारण बैक्टीरिया हो पैथोजेनिक होती है। पैथोजेनिक होने पर वेरुलेंट मतलब हिंसक
और इसी के अलावा कॉज निमोनिया, कॉज निमोनिया। ठीक है, लेकिन आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में ऐसा कुछ नहीं होता। डू नॉट कॉज निमोनिया, डू नॉट कॉज निमोनिया, डू नॉट कॉज निमोनिया। ठीक है, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड जैसे बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया एक सेल वॉल है, सबसे बाहर सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, इसी के ऊपर एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड की कोट आती है जो वही है जो डिजीज का, जबकि आर स्ट्रेन वाले में ही म्यूकोपॉलीसेकेराइड की कोट नहीं होती। ठीक है, जनरली ये सब चीज़ें पढ़ ली। अब इसकी एक्सपेरिमेंट को स्टेप को हम समझते हैं, सब चीज़ों को नोट करते हुए चलेंगे जिससे बाद में पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, इसको मिटाते हैं और इसके एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ साहब ने इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया उसके स्टेप को हम समझते हैं। सबसे पहले एक एक चीज़ पढ़ेंगे। सब सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में पहला ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल ग्रिफिथ साहब ने दिया 1922 में। एक्सपेरिमेंट किया स्टेप्टोकोकस निमोनी के ऊपर, इसका दूसरा नाम न्यूमोकोकस है। इन्होंने बैक्टीरिया को कल्चर कराया, दो मीडियम, एक बैक्टीरिया को कल्चर कराया तो जो पाया कि स्मूथ शाइनिंग कॉलोनी जिससे एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया कहा गया, आई रफ कॉलोनी मिली जिससे आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को। एस स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया म्यूकोपॉलीसेकेराइड की कोट होती है, कैप्सुलेटेड होती है, पैथोजेनिक नेचर की होती है और जो निमोनिया काज करती है, जबकि ऐसा आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में ऐसा कुछ नहीं होता। आगे इनके एक्सपेरिमेंट को स्टेप को समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन वाली, सबसे पहले एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंजेक्ट कराया, इंजेक्टेड इन माइस। जब एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को इंजेक्ट कराया माइस के अंदर तो माइस डाई कर गया। क्यों नहीं डाई कर जाएगा, डाई तो कर ही जाएगा। एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया निमोनिया काज करती है, इसके कारण माइस डाई कर गया। दूसरे नंबर पे आर स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया को जब इन्होंने इंजेक्ट कराया माइस के अंदर तो माइस लाइव, माइस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, माइस दूसरे रहा, क्योंकि आर स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया निमोनिया काज करती ही नहीं। अगले नंबर पे यह एस स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया को हीट किल गया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन। जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, माइस लाइव। हीट किल्ड वैसे भी बैक्टीरिया एस स्ट्रेन वाले तो माइस लाइव रहेगा, मतलब उनकी पैथोजेनिसिटी लॉस हो गई। अगले नंबर पे अगला जो स्टेप था बहुत ही क्रूशियल था, यही समझने वाला है। इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को भी लिया प्लस आर स्ट्रेन वाले भी बैक्टीरिया को लिया। हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को लिया, आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को लिया और इसे इंजेक्ट कराया माइस के अंदर। नॉर्मली अगर ऐसे देखा जाए तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को देखें तो इसकी पैथोजेनिसिटी लॉस हो गई है, आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया निमोनिया काज करता नहीं है। ऐसे में माइस को लाइव रहना चाहिए, लेकिन माइस डाई कर गया, माइस डाई। एक नई चीज देखने को मिली। इससे क्या समझ में आया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया से कुछ ऐसा मटेरियल ट्रांसफर हुआ आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के अंदर, कुछ ऐसा ट्रांसफर हुआ
वो क्या था पता नहीं चला। कुछ तो था जो हीट के लिए स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ, जो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के अंदर म्यूकोपॉलीसेकेराइड को फॉर्मेशन करा के और निमोनिया काज करने का प्रॉपर्टी ला के माइस को डेथ करा दिया। मतलब हीट के लिए स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया से कुछ तो ट्रांसफर हुआ है, जिसके कारण आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के अंदर डिजीज कॉजिंग के लिए उसके अंदर प्रॉपर्टी आ गई है और उसे इंजेक्ट करने में माइस डाई कर गया। ठीक है, ये क्या मटेरियल है ये पता नहीं चला, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट में तो पता तो चल गया कुछ कि माइस डाई कर गया, ये पता भी चल गया कुछ था, लेकिन वो कुछ के बारे में नहीं बता पाए ग्रिफिथ साहब। तो ये बायोकेमिकल नेचर जो ट्रांसफ़र हुआ उसके बायोकेमिकल नेचर के बारे में ग्रिफिथ साहब नहीं बता पाए। अब अगला एक्सपेरिमेंट आता है, नोट कर लीजिए, इसको नोट करते रहिए। मतलब बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफरिंग मटेरियल को यह एक्सपेरिमेंट बता नहीं पाया। एनसीईआरटी के लिए अगले नंबर पे इसी बायोकेमिकल नेचर को बताने के लिए अगला एक्सपेरिमेंट आया जो 3 साइंटिस्टों ने मिलकर किया था, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बायोकेमिकल नेचर ऑफ बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के अंदर जो बायोकेमिकल जो मटेरियल ट्रांसफर हुआ उसका बायोकेमिकल नेचर पता करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट को 3 साइंटिस्टों ने मिलकर किया था। पहला बाई अवेरी, मैक्लोइड एंड मैकार्टी। अवेरी, मैक्लोइड, मैकार्टी। इन्होंने क्या किया, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने क्या किया, बहुत सिंपल, इसको समझते हैं बढ़िया से। इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन वाले कॉम्प्लेक्स या मिश्रण को लिया। हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को लिया। इसी से हुआ था जिससे माइस डाई हुआ था। इसे पता करना क्या, ठीक है। अब इस जेनेटिक मटेरियल के रेस में तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन यही थे तीनों रेस में। तीनों में कंफर्म नहीं था कि क्या है, कि डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है, क्या है जेनेटिक मटेरियल। तीनों को पता करने के लिए इन्हें हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन वाले जो को लिया गया और इसके अंदर एक एंजाइम, एंजाइम का नाम है प्रोटीएजेज मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करती, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। प्रोटीएजेज को भी इसके अंदर डाल दिएगा। इस पूरे को माइस के अंदर इंजेक्ट कराया गया, इंजेक्टेड इन माइस।
लेकिन माइस फिर भी माइस डाई। इससे पता चला कि जो हीट के लिए स्टेन वाले बैक्टीरिया से आर स्टेन वाले बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रांसफर हुआ था वो प्रोटीन तो नहीं था। अगर प्रोटीन होता तो प्रोटीएजेज एंजाइम डालने पर प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता और उसके अंदर जब माइस के अंदर इसे इंजेक्ट कराते तो माइस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले नंबर पे इसी हीट के लिए स्टेन बस आर स्टेन वाले को फिर लिया गया। हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन। हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को लिया गया। इसके अंदर आरएनएज ये क्या है? आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम जो आरएनए को डाइजेस्ट करती है। आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम अभी माइस के अंदर इंजेक्ट कराया गया। फिर माइस डाई कर गया। इससे क्या पता चला? वो हीट के लिए स्ट्रेन से आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में जो ट्रांसफर हुआ था वो आरएनए तक नहीं था। अगर आरएनए होता तो आरएनए डालने पर डाइजेस्ट हो जाता और उससे माइस के अंदर इंजेक्ट कराने पे माइस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे कंफर्म हो गया कि वो आरएनए नहीं था। अगले नंबर पे फिर इसी मटेरियल को लिया गया। हीट किल्ड एस स्ट्रेन। सीक्वेंस में समझते जाइए, बहुत सिंपल है, सब समझ में आएगा। हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन फिर लिया गया। इसके अंदर अब तो बचा डीएनए ही है, लेकिन देख लेते हैं। डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम ऐसा एंजाइम जो डीएनए को डाइजेस्ट करे। ठीक, डाल दिया गया। अब इसको जो है माइस के अंदर इंजेक्ट कराया गया। तो माइस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब माइस गायब था। इससे क्या पता चला? जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन वाले जो मटेरियल ट्रांसफर हो रहा था वो डीएनए ही था। क्यों डीएनए ही था? क्योंकि डीएनए ये डालने पर बैक्टीरिया डेथ हो जाती थी। जब डीएनए डालें तो जो मटेरियल था डीएनए था और डीएनए जाके उसको डाइजेस्ट कर दिया। डाइजेस्ट करने के बाद जब उसे माइस के अंदर इंजेक्ट कराया गया तो माइस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे पता चला गया कि डीएनए इज द हेरिडेटरी मटेरियल। बट जो बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे इनके एक्सपेरिमेंट से कन्विंस नहीं थे, मतलब सहमत नहीं थे। तो सबसे पहले हमने देख लिया जेनेटिक मटेरियल के लिए ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल जो ग्रिफिथ साहब ने दिया था सन 1928 में। एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेप्टोकोकस नेमोकोकस बैक्टीरिया है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आया उसी बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन जो 3 साइंटिस्ट दिया था, अवेरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्डी, जो आपके सामने है। इसे आप नोट कर सकते हैं। इससे तो पता चल गया था कि डीएनए इज द हेरिडेटरी मटेरियल, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट इससे सहमत नहीं थे। तो इसके बाद अगला एक्सपेरिमेंट नोट कर लीजिए। नोट कर लिए हूँ तो हम मिटा दें। ठीक है, याद करते हुए जाए चीज़ों को। जब तक मिटा है तब तक आप बोल लीजिए, उससे चीज़ें याद होती हैं।
जैसे सन याद कर लेंगे। 1928 में ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल आज एक्सपेरिमेंट किया था। स्ट्रेप्टोकोकस निमोकोकस भी कहा गया। आज के स्ट्रेन वाली पैथोजेनिक होती है जो निमोनिया काज करती है। आर स्ट्रेन वाली कोई डिजीज, कोई निमोनिया नहीं काज करती, कोई डिजीज नहीं काज करती है। और दूसरे नंबर पे आया बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, जिसमें 3 साइंटिस्ट है, वेरी मैक्लॉड और मैकार्टी। इससे पता चला डीएनए इज हेरिडेटरी मटेरियल, लेकिन सारे साइंटिस्ट इससे सहमत नहीं थे। बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट आर कन्विंस, एनसीईआरटी लिखती है। अगले नंबर पे आता है एक हादसे लिख से पहले एक एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है, उसे बता देते हैं। कहती इसमें डिफरेंस बताइए, तो बता देते हैं। जो क्या है, डीएनए मतलब मिनी डीएनए, और डीएनए मतलब ये भी तो बता, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, मतलब ये एंजाइम है वो। ठीक, अगले नंबर पे आता अगला एक्सपेरिमेंट, जो बताने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। पहले बता दिए, लेकिन सारे बायोलॉजिस्ट सांस नहीं थे। इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट आया था, तीसरा एक्सपेरिमेंट, हर्से एंड चेज ने दिया था। हर्से एंड चेज, हर्से एंड चेज ने ये एक्सपेरिमेंट 1952 में दिया था। और इस एक्सपेरिमेंट का नाम ही था अनइक्विवोकल प्रूफ फॉर द जेनेटिक मटेरियल। अनइक्विवोकल प्रूफ फॉर द जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने क्या किया, पहले बेसिक चीज इनका पूरा बता देते हैं, तब एक्सपेरिमेंट बताएंगे, समझने वाली चीज है। अनइक्विवोकल प्रूफ फॉर द जेनेटिक मतलब ऐसा जेनेटिक मटेरियल कि ऐसा प्रूफ दिए कि साइंटिस्टों की बोलती बंद। इक्विवोकल प्रूफ मतलब बोलती बंद हो जाना। अगले नंबर पे एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है, वायरस है। नहीं तो ऐसा लगता है जैसे बैक्टीरिया नहीं है। बैक्टीरियोफेज को अगले कर लो, वायरसेस that infect bacteria, ठीक है। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ये वायरस होते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पहले तो हर्से एंड चेज ने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो 1952 दिया, और उनके एक्सपेरिमेंट का नाम अनइक्विवोकल प्रूफ फॉर द जेनेटिक मटेरियल। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरियोफेज पे। बैक्टीरियोफेज वायरस है, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अब नॉर्मल बैक्टीरियोफेज का एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फायदा करेगा। चलो ठीक, अच्छा समझ लेते हैं। ठीक, ये बैक्टीरियोफेज मतलब वायरस का ये जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल इसको डिटेल में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 1 के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ये प्रोटीन कोड है, अभी एक्सपेरिमेंट में काम आएगा, इसलिए इसको बताना पड़ रहा है, नहीं तो बताने को भी इतना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसको अच्छे पढ़ेंगे, इतना सिर्फ बताएं। प्रोटीन कोड, जेनेटिक मटेरियल, ऐसे हेड का हेड, कॉलर, शीट, बता ही दे जब बता, शीट, प्रॉन्स,
प्रॉन्स, इसी को टेल फाइबर भी कहते हैं, टेल फाइबर, और इसको रिंग प्लेट कहते हैं, रिंग प्लेट। इतना नोट कर लें, बढ़िया से नोट करें, अच्छे से नोट के काम आएगा, नोट कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नोट कर लिए, सब लोग मिटा दें। पर्सियन चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट 1952 में दिया। इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था अनइक्विवोकल प्रूफ फॉर द जेनेटिक मटेरियल। एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियोफेज के ऊपर। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट क्या किया, बैक्टीरियोफेज को कल्चर कराया, बैक्टीरियोफेज को कल्चर कराया। इसमें जान लीजिए कि प्रूव करना कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, वो तो बायोलॉजिकल बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन से उतना तो पता चल गया। इसमें एकदम पुख्ता जवाब चाहिए था हमको, तो एक्सपेरिमेंट एक आया हर्षियन चेन का। बैक्टीरियोफेज को कल्चर कराया, बैक्टीरियोफेज को कल्चर कराया, कल्चर इन 2 मीडियम, कल्चर इन 2 मीडियम। कौन कौन से, एक P32, एक P32 और F35, तब रेडियो एक्टिव फास्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर, दोनों रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव फास्फोरस, रेडियो एक्टिव फास्फोरस, रेडियो एक्टिव सल्फर। रेडियो एक्टिव सल्फर बैक्टीरियोफेज को कल्चर किया 2 मीडियम में। एक कल्चर कराया फास्फोरस 32 रेडियो एक्टिव फास्फोरस में, इनमें कराया गया रेडियो एक्टिव सल्फर में। तो इसमें देखा गया जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए था, डीएनए रेडियो एक्टिव, डीएनए रेडियो एक्टिव। अब प्रोटीन कोड नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव। क्यों ऐसा, क्यों डीएनए रेडियो एक्टिव, प्रोटीन कोड नॉन रेडियो? क्योंकि आगे लिखता है बिकॉज डीएनए कंटेन फास्फोरस, डीएनए कंटेन फास्फोरस, डीएनए रेडियो एक्टिव प्रोटीन को नॉन, क्योंकि डीएनए फास्फोरस रखता है इसलिए वो रेडियो एक्टिव। प्रोटीन के अंदर फास्फोरस नहीं चलती है। इसके इसी के उल्टा इसमें इधर हो जाता है। इसमें डीएनए जो है नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव। अब प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव। इसमें ऐसा क्यों हुआ? इसमें ऐसा इसलिए हुआ कि डीएनए के अंदर सल्फर नहीं होता, इसलिए डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव हो गया। प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है तो प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव। आगे लिखते हैं बिकॉज डीएनए डू नॉट कंटेन सल्फर। एनसीईआरटी में भी दिया हो, डू नॉट कंटेन सल्फर, ठीक है।
इतना तो समझ में आ गया। अब आगे एक्सपेरिमेंट देख, आगे एक्सपेरिमेंट इतने तो हुआ नहीं। चलो ठीक है, इतना तो लिख लो सब लोग। ठीक, लिख लिए। मिटाएं, मिटाइए, आवाज आ रही है मिटाइए। ठीक है, इसलिए मिटा भी दे रहा है। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ध्यान से देखेंगे सब समझ में आएगा। बैक्टीरियोफेज लिया, कल्चर कराया 2 मीडियम में, एक P32 रेडियो एक्टिव फास्फोरस, एक S35 रेडियो एक्टिव सल्फर। इसमें कल्चर कराने पर जो बैक्टीरियोफेज का जब P32 में कराने पर जो कल्चर कराने पर जो DNA रेडियो एक्टिव हो गया, प्रोटीन कोट नॉन रेडियो एक्टिव निकली, क्योंकि DNA के अंदर फास्फोरस होता है, इसलिए DNA रेडियो एक्टिव, प्रोटीन के अंदर नहीं होता। जब S35 में कल्चर कराया गया तो DNA नॉन रेडियो एक्टिव निकला, प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव निकली, क्योंकि प्रोटीन कोट के अंदर सल्फर होता है, DNA के अंदर सल्फर नहीं होता। ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके 3 स्टेप हैं। पहला इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं अच्छे से। यही है लास्ट है। इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया कोई बैक्टीरिया ले सकते हैं, यूकोलाई ले सकते हैं। बैक्टीरिया लिया, इसमें जो वायरस लिया, वायरस 3 स्टेप में कराया गया। वायरस को जो लिया, इन्फेक्शन कर रहा है, इन्फेक्शन में रेड वाला, इसका जेनेटिक मटेरियल, ये कौन सा मीडियम वाला है, P32 वाला है। तो इसके अंदर गया था DNA जो था वो रेडियो एक्टिव था, DNA रेडियो एक्टिव था, अब प्रोटीन नॉन रेडियो एक्टिव, प्रोटीन को प्रोटीन को नॉन रेडियो एक्टिव। ठीक है, और ये एक कोलाई का कुछ जेनेटिक मटेरियल। पहला स्टेप है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन। ठीक है, और इधर वाला जो है, इधर वाली तो कोलाई बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है। ये भी इन्फेक्ट कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है। इसका भी जेनेटिक मटेरियल, ये कौन सा मीडियम वाला, मीडियम लिख लेना तो पता नहीं चलेगा। मीडियम P32 मीडियम वाला है, P32 वाला, और ये S35 मीडियम वाला है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाला और रेडियो एक्टिव सल्फर वाला। इसमें क्या था, इसमें प्रोटीन कोड जो थी वो रेडियो एक्टिव थी, प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव, और DNA जो था वो नॉन रेडियो एक्टिव था, DNA नॉन रेडियो एक्टिव। अब वायरस ने इन्फेक्ट किया बैक्टीरिया को, मतलब
पहला जो स्टेप गया इन्फेक्शन, दूसरा जो स्टेप था ब्लेंडिंग। इन्फेक्शन करने में समझ लो कि जेनेटिक मटेरियल इंटर कर देता है, वो ब्लेंडिंग में दिखाएंगे। ब्लेंडिंग चलो गया। ठीक है, अक्सर ब्लेंडिंग में क्या होता है, इन्फेक्शन में जो है वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है अपना जेनेटिक मटेरियल इंटर कराने के लिए। अब इंटर नहीं कराया उसको नहीं दिखा सकता, बस इन्फेक्शन में इंटर। ठीक है, ब्लेंडिंग में क्या होता है, ब्लेंडिंग में इन्फेक्ट करके वायरस सेपरेट हो जाता है बैक्टीरिया से, मतलब अलग हो जाता है। ठीक है, ठीक, अलग हो जाता है, मतलब इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आ जाता है। वो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है ये नहीं पता है, लेकिन आ जाता है। ये तो ये कोलाज वाला खुद का उसका जेनेटिक मटेरियल है, और ये जो वायरस ने इंटर किया। ठीक, चलिए रेड कलर का बना लो। और इधर ये कोलाय वाला है, और ये वायरस वाला। और वायरस बैक्टीरिया से सेपरेट होना। ठीक, सेपरेट। ठीक है, ब्लेंडिंग। अब आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। अगला स्टेप आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये ना सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, इंटर तो हो गया। अब इसे डेंसिटी ग्रेडियंट, सेंट्रीफ्यूगेशन में डेंसिटी ग्रेडियंट या डेंसिटी ग्रेडियंट ट्यूब में हम इसे डाल देते हैं। तो डेंसिटी ग्रेडियंट ट्यूब में डालने पे क्या होता है, समझने में आसान है। ठीक है, आगे देखें। ये है ई कोलाई बैक्टीरिया, ये है ई कोलाई बैक्टीरिया, बस ये है इसका प्रोटीन कोड। वायरस भी बनाते प्रोटीन कोड। ठीक है, ठीक, डेंसिटी बनाना। ये है प्रोटीन कोड, ये है बैक्टीरिया। ठीक है, ये कोलाई द्वारा जेनेटिक मटेरियल, कोलाई का खुद जेनेटिक मटेरियल, और ये वायरस द्वारा इन्फेक्ट हुआ जेनेटिक मटेरियल। ठीक, अब देखते हैं डेंसिटी के हिसाब से। जब डेंसिटी ग्रेडियंट ट्यूब में देखा गया तो जो जिसका डेंसिटी कम था वो सुपर नेटेड फॉर्म में आ गया, ऊपर आ गया जो दिखाई दे रहा। तो ये प्रोटीन कोड, प्रोटीन कोड, नॉन रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड, नॉन रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड।
प्रोटीन कोट सुपरनेटेंट और ये रेडियो एक्टिव इकोलाई बैक्टीरिया, रेडियो एक्टिव इकोलाई बैक्टीरिया या बैक्टीरिया इस पे, और ये रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड, रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड, ये नॉन रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया। अब कंक्लूजन देखिए, मतलब P32 मतलब रेडियो एक्टिव फास्फोरस में जो वायरस मतलब बैक्टीरिया फेज को कल्चर कराया गया, उसके अंदर DNA रेडियो एक्टिव था, प्रोटीन कोट नॉन रेडियो एक्टिव था। ठीक, इन्फेक्शन कराया, ठीक है, ब्लेंडिंग कराई, तो ब्लेंडिंग में वायरस और बैक्टीरिया को सेपरेट किया जाता है, अलग हो जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में आपको उसको तरीके से मिलाते हैं, तो डेंसिटी के हिसाब से जो जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है वो नीचे आ जाता है ट्यूब के अंदर, और जिसका डेंसिटी कम होता है वो ऊपर आ जाता है सुपरनेटेंट फॉर्म में, ऊपर की तरफ। ठीक है, अब इससे कैसे पता करना है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए। अब डीएनए रेडियो एक्टिव है, प्रोटीन को नॉन रेडियो एक्टिव। सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर अब बैक्टीरिया को देखा गया तो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव निकला, और यहाँ पे बैक्टीरिया नॉन रेडियो एक्टिव निकला। और यहाँ जो वायरस था उसके अंदर हमने डीएनए को रेडियो एक्टिव रखा था, वहाँ डीएनए को नॉन रेडियो एक्टिव रखा गया। अगर यहाँ रेडियो एक्टिव जो बैक्टीरिया निकला है, इसका एक कारण है कि वायरस के अंदर का जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए था रेडियो एक्टिव, वो इंटर किया है, इसलिए बैक्टीरिया भी रेडियो एक्टिव निकला। इसके अंदर हमने रेडियो एक्टिव तो प्रोटीन पार्ट किया था, लेकिन नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए को रखा था। जब और जो बैक्टीरिया निकला वो नॉन रेडियो एक्टिव निकला, मतलब उसके अंदर जो ट्रांसफर हुआ है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर तो हुआ है डीएनए जो नॉन रेडियो एक्टिव वाली था, अब प्रोटीन को ट्रांसफर नहीं हुई। इससे पता चलता है कि तो जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। समझ में आना चाहिए। सबसे पहले एक बार और सुन लो सीधे से। हर्शे एंड चेज 1952 में आए और वो एक प्रूफ दिया अनइक्विवोकल प्रूफ फॉर द जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरियोफेज पे, जो एक वायरस है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। उस बैक्टीरियोफेज को हम कल्चर कराएं दो मीडियम, एक P32 रेडियो एक्टिव फास्फोरस, एक S35 रेडियो एक्टिव सल्फर। उसको जब P32 में कल्चर कराएं तो वायरस के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए था वो रेडियो एक्टिव हुआ, लेकिन प्रोटीन कोड नॉन रेडियो एक्टिव हुआ, क्योंकि डीएनए के अंदर फास्फोरस होता है। अगले नंबर पे जब S35 के अंदर कल्चर कराया तो उसके अंदर प्रोटीन था, वो प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव निकली, जबकि डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव निकला, क्योंकि जो डीएनए के अंदर सल्फर नहीं पाया जाता, प्रोटीन के अंदर सल्फर पाया जाता। अच्छा, और इस एक्सपेरिमेंट में 3 स्टेप हुआ, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये भी चीज़ याद रखने वाली। अब वायरस से यहाँ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराए गए तो प्रोसेस इन्फेक्शन पहला स्टेप। दूसरे स्टेप पे ब्लेंडिंग कराने पे बैक्टीरिया को वायरस को सेपरेट करता है, मतलब अलग हो जाता है, और वायरस द्वारा जेनेटिक मटेरियल इंटर करा दिया जाता है बैक्टीरिया के अंदर। तीसरे नंबर पे सेंट्रीफ्यूगेशन डेंसिटी ग्रेडियंट ट्यूब के अंदर रखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर, और दूसरी बार देखते हैं जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे चला जाता है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है ऊपर सुपरनेटेंट फॉर्म में ऊपर चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखा गया जो बैक्टीरिया है वो रेडियो एक्टिव निकला, यहाँ के बैक्टीरिया नॉन रेडियो एक्टिव निकला। इसका एक रीजन है कि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था डीएनए था वो रेडियो एक्टिव था, वो ट्रांसफर हुआ तब बैक्टीरिया भी रेडियो एक्टिव निकला। यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल था वो नॉन
रेडियो एक्टिव था, और ट्रांसफर हुआ तो बैक्टीरिया भी नॉन रेडियो एक्टिव निकला। प्रोटीन कोड ट्रांसफर नहीं हुआ। प्रोटीन कोड अगर ट्रांसफर होता तो ये बैक्टीरिया भी रेडियो एक्टिव निकलता। तो इससे कंफर्म होता है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। ठीक है, इतना नोट करिए। आगे नंबर पे आप क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल बताते हैं, उसके बाद लेक्चर को द एंड करते हैं। नोट करिए, नोट करिए। क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल। कितना समय? क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल मिटाटे में बोल दिए। नोट को देखिए। पहला हमने पढ़ाया ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल, ग्रिफिथ साहब भी 1928 में। उन्होंने एक्सप्लेन किया स्टेप्टोकोकस निमोनिया काज करता है। दूसरे नंबर पे हमने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट किया। वो साइंटिस्ट है वेरी मैक्लॉड मैकार्टी। उन्होंने बताया डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, लेकिन सभी साइंटिस्ट उनसे बात से कन्विंस नहीं थे, सहमत नहीं थे। अगले नंबर पे हमने हर्षे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट किया जो 1952 में दिया था। एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरियोफेज के जो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, इससे प्रूफ निकला अनइक्विवोकल प्रूफ फॉर जेनेटिक मटेरियल। सबकी बोलती बंद कर दी। इससे एक कंफर्म हो गया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, लेकिन ये समय डीएनए आरएनए प्रोटीन तीनों थे। इसके लिए क्राइटेरिया बनाए गए, 4 क्राइटेरिया बनाए गए, एनसीईआरटी में भी दिया गया। उस क्राइटेरिया में जो फिट बैठेगा उसी को जेनेटिक मटेरियल बताया जाएगा। क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल, क्या क्या क्राइटेरिया देखेंगे। पहला क्राइटेरिया, इट शुड बी able to generate its replica. It should be able to generate its replica. रेप्लिका मतलब रेप्लिकेशन मतलब सेल्फ डुप्लीकेशन और सेल्फ रेप्लिकेशन का एबिलिटी होनी चाहिए। उसी पे हम जेनेटिक मटेरियल बताएंगे। दूसरे नंबर पे जो क्राइटेरिया था, दूसरे नंबर पे जो क्राइटेरिया था, केमिकली लेस रिएक्टिव, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल। तीसरे नंबर पे स्कोप ऑफ स्लो म्यूटेशन, जो रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन के लिए, मतलब स्लो म्यूटेशन या रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। अगले नंबर पे सब समझा के बाद अगले नंबर पे एक्सप्रेस कैरेक्टर जो मेंडेलियन फॉर्म में हो, कैरेक्टर एक्सप्रेस इन मेंडेलियन फॉर्म, कैरेक्टर एक्सप्रेस इन मेंडेलियन फॉर्म, कैरेक्टर एक्सप्रेस इन मेंडेलियन फॉर्म। एक क्या है
पहला क्राइटेरिया इस कंपटीशन में 3 लोग हैं, RNA, DNA, प्रोटीन। चारों क्राइटेरिया में जो फिट बैठेगा उसे को हम जेनेटिक मटेरियल बताएंगे। पहले इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मतलब जो सेल्फ डुप्लीकेशन या सेल्फ रेप्लिकेशन कर पाए। तो पहले क्राइटेरिया में तो RNA DNA दोनों, लेकिन प्रोटीन यहीं बाहर हो जाता है, प्रोटीन का कोई बात नहीं करें। केमिकली लेस रिएक्टिव और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल। केमिकली लेस रिएक्टिव, अब देखिए DNA RNA में देखना, प्रोटीन तो वहीं से बाहर हो गया। केमिकली लेस रिएक्टिव, जो RNA के अंदर नहीं होता है, और स्ट्रक्चरली मोर ये भी नहीं होता, और DNA के अंदर फिट बैठता है। क्यों? RNA केमिकली मोर रिएक्टिव होता है, क्योंकि जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेकेंड कार्बन पे OH है, जबकि DNA के अंदर सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोजन है। इसका स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल है या केमिकली लेस रिएक्टिव, क्योंकि इसके सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोजन है और इसके सेकेंड कार्बन पे OH है। तीसरे नंबर पर जो है स्कोप ऑफ स्लो म्यूटेशन जो रिक्वायर्ड होता है इवोल्यूशन के लिए। स्लो म्यूटेशन मतलब होता है सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के अंदर सडन चेंज होना, जो कि स्लो होना चाहिए, फास्ट नहीं, जो इवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार होता है। म्यूटेशन इवोल्यूशन की विशेष जिम्मेदारी होता है, क्योंकि बदलते हुए इन्वायरमेंट को में ऑर्गेनिज्म को बेटर सर्वाइव करने के लिए म्यूटेशन होना बहुत जरूरी है। और म्यूटेशन, अच्छा तीसरे वाले क्राइटेरिया में कौन नहीं फिट बैठा? RNA इसमें भी नहीं फिट बैठा, DNA फिट बैठा, क्योंकि RNA के अंदर फास्ट म्यूटेशन होता है। यही कारण है कि HIV वायरस जो वायरस है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, और उसके अंदर इतना तेज म्यूटेशन होता है कि विद इन सेकेंड वो अपने शेप एंड साइज को बदलता रहता है। यही कारण है कि HIV का अभी तक कोई क्योर नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ प्रिवेंशन। अगले नंबर पे कैरेक्टर एक्सप्रेस इन मेंडेलियन फॉर्म। ये मेंडेलियन फॉर्म में कैरेक्टर एक्सप्रेस होना चाहिए, उसी को हम जेनेटिक मटेरियल बताएंगे। ये कैरेक्टर एक्सप्रेस इन मेंडेलियन फॉर्म में ऐसे समझ लीजिए, जैसे अभी इसको आगे बताएंगे। DNA से RNA से प्रोटीन behave like enzyme, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बनाए, हाइट इंक्रीज करानी, कलर कोई बनना हो, तो यही प्रोसेस चलेगा। यही है मेंडेलियन फॉर्म में। DNA से RNA से प्रोटीन बिहेव लाइक एंजाइम होगा, तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कर देगा, प्रोडक्ट करने पर कैरेक्टर दिखेगा। हाइट एक कैरेक्टर है, कलर एक कैरेक्टर है। अब आगे जब बताएंगे तो ये इसको सेंट्रल लोगोमा भी कहते हैं, लेकिन आगे बताएंगे DNA से RNA को ट्रांसक्रिप्शन, RNA प्रोटीन को ट्रांसलेशन, ये आगे बताएंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम NCERT से भी पढ़ेंगे, समय